अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर वीक होते हैं और इस वजह से उन्हें ये चैप्टर बोरिंग भी लगता है। तो कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें और जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो हम क्लियर करें। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर आपका है द एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर पहले डिफाइन किया और उसके ऊपर फिर इन्होंने एक लॉ बनाया या थ्योरी पेश की और बहुत ज़्यादा प्रोसीजर के बाद जाके आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर अब इस दौर में मिलता है। जब एटम डिस्कवर हुआ था तो लोगों ने कहा था कि एटम से ज़्यादा छोटा कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। तो एटम एक मैटर की वो क्वांटिटी है, यानी कि वो मैटर है जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो एटम को पहले लोग स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल समझते थे, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे में जब लोगों ने और इसके अंदर डिस्कवरीज की तो पता चला एटम के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो आज के वक्त अगर कोई कहेगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनोज एंड सो ऑन बहुत सारे ऐसे टाइप के और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से छोटे हैं। ज़ाहिर एटम के अंदर हैं तो एटम से छोटे हैं। तो इस वजह से आपके पास ये थ्योरी गलत हो गई जो कि शुरू में पेश की गई थी कि एटम से छोटा कोई दूसरा पार्टिकल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट अब आपके पास, अब हमें ये सारे पार्टिकल्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीन की वजह से ज़्यादातर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की सामने आ जाती हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ से आए, ये किस तरह से डिस्कवर हुए, किसने इसके ऊपर वर्कआउट किया, किस साइंटिस्ट ने हमें ये चीज़ें बताई कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी की, तो ये सब इस चैप्टर में आगे आपने डिटेल में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट की, जिससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, जिसको आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है किसी भी एटम के अंदर। ये बात हमें किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मौजूदगी के बारे में बताता है। तीसरा फिर आपके पास आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आपको क्या बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेजेंट है। इसके बाद चौथा आपके पास शेडविक एक्सपेरिमेंट है। इसने बताया था कि न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें ये साबित हुआ, ये पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में डिटेल में बात की गई है जिसके ऊपर, और इसके अलावा भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और हमें फिर बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से आया। तो पहले बात करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर। फैराडे ने क्या किया था, आपके इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करवाया था। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केमिकल सॉल्यूशंस को हम कहते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट आपके बचपन में बना दिए गए थे, 9th क्लास में आपने पढ़ के आएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए, ऐसे सोल्यूशन जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें, और उसमें ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो पास होंगे, ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा तभी पास होंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 मेटल प्लेट्स ली जिनको ये कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, आप भी आजकल इलेक्ट्रोड्स ही इनको कहते हैं। उनको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर डिप किया और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो सोल्यूशन जो है वो ब्रेक हो गया इनटू चार्ज पार्टिकल्स, जिसको आप आयन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन था, ये आपके पास डिपेंड करता है कि उनकी वैलेंसी क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपके पास कैथोड है। कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव आयन होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अपोजिट चार्ज आयंस अपोजिट प्लेट्स के ऊपर जाके, जो अपोजिट प्लेट को हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं, अपोजिटली चार्ज, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन उसके पास जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयन उसके पास जाएगा। अब जब ये चार्जेस आपके पास इधर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आएंगे, यानी कि ये आयंस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये जाएगा नेगेटिव यानी कि कैथोड के पास। कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद न्यूट्रल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये जाके इतना एक इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और न्यूट्रल सोडियम एटम बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आयन के पास,
तो ये जाएगा एनोड के पास, तो उसके पास जाके एनोड को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और खुद क्लोरीन एटम बन जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना था, जिसके अंदर आपको ये कंफर्म हो गया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रैवल करते हैं इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंफर्म हो गई थी। तो फैराडे ने आपसे कहा था कि एक बेसिक एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है एसोसिएटेड टू ईच आयन, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर वो कुछ अरसे के बाद वो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट को नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन का। ये था पूरा आपके पास फैराडे एक्सपेरिमेंट, जिसको आपने एग्जिस्टेंस के बारे में बताया इलेक्ट्रॉन की मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रूक्स ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब को आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ था। इसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। तो इससे हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों मिलती है। क्रूक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब बनाई थी। उसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रोड अंदर ही रख दी थी। यहाँ पर मैं डायग्राम में डायरेक्ट जाता हूँ, इसके थ्रू समझाऊंगा। इन्होंने क्या किया, आपके पास एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर एक ऐसा पोर्शन बनाया जहां से आप उस गैस को जो अंदर फिल कर रहे हैं उसे बाहर निकाल सकें। आपके दोनों इलेक्ट्रोड उसी के अंदर एम्बेडेड कर दिए थे और दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब पहले जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने हाई वोल्टेज दी और अंदर गैस जो है वो मौजूद थी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इन्होंने अंदर फिल की, कोई भी और गैस ये फिल कर सकते थे, तो इन्होंने और भी गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो एक इन्होंने गैस फिल की और उसके बाद वोल्टेज पास की, तो कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ, यहाँ पर कोई ट्रैवल नहीं किया, आपके पास वोल्टेज से कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना वैक्यूम स्टार्ट किया और जो गैस थी उसको बाहर निकालना शुरू किया। जैसे ही गैस आपकी बाहर निकली, अंदर प्रेशर रिड्यूस हुआ। जब प्रेशर रिड्यूस हुआ तो आपके पास तब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने और रिड्यूस किया, इतना कम रिड्यूस किया कि 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर प्रेशर कर दिया। तो हल्का सा इनको इलेक्ट्रोड्स के दरमियान स्पार्क महसूस हुआ, जैसे चिंगारी निकलती हुई नजर आ रही हो। फिर उन्होंने और वोल्टेज बढ़ाई और प्रेशर कम कर दिया। ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, प्रेशर कम करते जा रहे थे। फिर जब आपके पास 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg जितना प्रेशर हुआ, जो कि बहुत छोटा था, बहुत थोड़ा प्रेशर था, तो इन्हें नजर आया एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो एक तरह से ग्लो इनको मिलना शुरू हुआ, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नजर आए कि ये फ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से एनोड से भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हुए नेगेटिव की तरफ आ रहा था, जिसको प्रोटॉन्स आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें एक ग्लो रीजन मिलना शुरू हो गया जो कि दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान था। जैसे जैसे ये प्रेशर कम करते जा रहे थे और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, आपके पास यहाँ पर और ज्यादा ब्राइट स्पार्क नजर आते आते एक ग्लो रेज बन गई थी, यानी कि ये रेज टाइप ग्लोइंग रेज आपको मिलना शुरू हो गई थी। तो जब गैस इन्होंने बहुत कम कर दी, इतनी कम कर दी कि आपके पास प्रेशर ना होने के बराबर था और वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, 4 से 5000 वोल्ट्स के दरमियान उन्होंने वोल्टेज बढ़ा दी, और भी ये बढ़ाते जा रहे थे जब जब एक्सपेरिमेंट आगे कर रहे थे। तो इससे क्या हमें मिला कि आपके पास जब प्रेशर कम किया तो स्पार्क मिला, फिर और कम किया तो स्पार्क के बाद इनको एक स्ट्रीम ऑफ रेज मिलना शुरू हो गई, और जब बहुत ज्यादा कम कर दिया प्रेशर तो आपके पास ग्लो होना शुरू हो गया। और जो आपकी वॉल्स थी इंतहाई कम प्रेशर पे, जैसे आपकी ट्यूब लाइट होती है उसी तरीके से इनकी जो ग्लास वॉल्स थी वो भी ट्यूब की बहुत ज्यादा ग्रीन लाइट में ग्लो करना शुरू हो गई। अब जब क्रूक्स साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे ये समझ आया कि आपके पास कुछ एक किस्म की रेडिएशंस यहाँ से पास हो रही हैं। जाहिर है आपके पास ग्रीन कलर की लाइट इधर से गुजर रही है तो कोई ना कोई रेडिएशंस होंगी। अब रेडिएशंस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेडिएशन जैसे सनलाइट है, सनलाइट इज अ रेडिएशन जो हमारे अर्थ पे पड़ रही है तो हमें वो लाइट महसूस हो रही है। इसी तरीके से जो ग्रीन कलर की लाइट है ये भी रेडिएशंस की फॉर्म में ही नजर आ रही है। अब जब ये आपके पास इन्होंने इस तरीके से देखा कि रेडिएशन बहुत ज्यादा निकल रही है और कैथोड से निकल रही है तो इनको नाम दे दिया कैथोड रेज का। फिर कुछ साइंटिस्ट थे, इन सब साइंटिस्ट ने थोड़ा काम किया तो जे थॉमसन ने बहुत ज्यादा इस पे काम किया और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर डिफाइन कर ली थी। अब आगे ये फर्दर एक्सपेरिमेंट करते गए, इन्होंने क्या किया, अपने एनोड की पोजीशन चेंज कर दी तो जो रेज आपकी कैथोड से निकल रही थी वो ग्लास के ऊपर टकराना शुरू हो गई। फिर इन्होंने एक और चीज ये की कि आपके पास उस ग्लास की जगह, यानी कि ग्लास यहाँ पर मौजूद है ट्यूब, और उससे पहले एक मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया, मेटल पीस रख दिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपके पास यहाँ पर शेडो बन रहा है ग्लास के ऊपर। तो जिस तरह आप फॉर एग्जांपल टॉर्च लाइट लें, उसे अपने हाथ के ऊपर रखें तो आपकी जो लाइट है वो हाथ से ब्लॉक हो जाएगी और पीछे शेडो बन जाएगा।
तो इसी तरीके से ये बिल्कुल लाइट की तरह बिहेव कर रही थी। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए। तो फिर कुछ प्रॉपर्टीज आगे सामने आई, जैसे कि पहला कि आपकी ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और प्रोड्यूस शार्प शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। दूसरी ये प्रॉपर्टी नजर आई कि अगर ये रेज जो है नॉर्मली देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर कनकेव कैथोड शेप बना दें, कनकेव लेंस आपने पढ़ा इस तरीके का होता है, ये क्या करता है कन्वर्ज कर देता है तमाम रेस को एक पॉइंट के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप कनकेव कैथोड बना के लगा दें तो आपके पास एक पॉइंट पे ये फोकस भी हो सकती हैं। तीसरा, आपके पास ये जो रेज हैं ये पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखती हैं ऑफ स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर, जैसे कि एक्वस एल्युमिनियम या गोल्ड फॉइल हो गया। ये आपके पास विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी परफोरेशन, ये उसके अंदर सुराख किए बगैर बाहर आ सकती हैं। चौथी प्रॉपर्टी इनकी ये थी कि ये इजीली डिफ्लेक्ट हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इनके क्लोज कर दें। तो अगर आप मैग्नेट इस तरीके से क्लोज कर देंगे तो ये आपस में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने से रुक जाएंगी। ज़ाहिर है ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने खुद पढ़नी है, आपके पास ये इजीली डिफ्लेक्ट हो सकती हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑल्सो। इन रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज दे कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। इसके अलावा आपके पास ये जो रेज हैं ये डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल और इलेक्ट्रोड, और ये आपके पास जो गैस इसके अंदर फिल्ड है तो ये दोनों पे डिपेंड नहीं करती। अब ये क्यों के डिपेंड नहीं करती, और ये रेज चाहे कोई भी गैस हो या कोई भी इलेक्ट्रोड रखें सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स हम कह रहे हैं कैरिंग अ फिक्स यूनिट मास चार्ज एंड फिक्स मास। तो आपके पास फिक्स यूनिट चार्ज है और फिक्स मास है इन पार्टिकल्स का। तो ये कुछ सारी प्रॉपर्टीज थी आपके पास आपके कैथोड रेज की। इसके बाद जो थॉमसन साहब थे इन्होंने आपके E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो भी निकाला था, जिसको कैलकुलेट किया था। तो उसमें भी ये नजर आया था कि आपके पास चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे डिस्चार्ज ट्यूब चेंज कर लें, इलेक्ट्रोड चेंज कर लें, गैस चेंज कर लें, आपके पास ये रेशो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसलिए आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम ये कैथोड रेज का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, पॉजिटिव रेज, जिसको आप एनोड रेज भी कहते हैं। ये आपके गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, आपके पास सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी एट लो प्रेशर। इन्होंने क्या किया था, आपके पास थिन होल्स बना दिए थे कैथोड के ऊपर, जिसको आप परफोरेटेड कैथोड भी कहते हैं। इन्होंने आपकी कैथोड पे छोटे छोटे सुराख कर दिए। अब फिर इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, आपकी रेज उन सुराख से बाहर निकलना शुरू हो गई थी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब इस तरीके का फिनोमिना इन्होंने देखा तो इन्होंने इन रेज का नाम पॉजिटिव रेज रख दिया। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि आपके पास एक मल्टीपल है, एक नंबर है जो कि आप इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई करवा दें तो इस प्रोटॉन का यानी कि इस पॉजिटिव रेज का चार्ज निकल के आ सकता है। तो आपने पढ़ा हुआ है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक उसी तरीके से जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने देखा फॉर कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज या एनोड रेज के लिए भी सेम वही था। बस एक छोटा सा काम इन्होंने ये किया कि आपके कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। लेकिन जो थॉमसन साहब थे उन्होंने बाद में ये देखा कि आपके पास जो पॉजिटिव रेज हैं वो कैथोड रेज से डिफर कर रही हैं इस तरह से कि जो इनका E/m रेशो है, चार्ज टू मास रेशो है, ये आपके पास क्रूक्स ट्यूब की तरह डिफरेंट है फॉर पॉजिटिव रेज। कैथोड रेज में ये बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आप उसमें इलेक्ट्रोड्स या गैस चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये चीजें चेंज करने पर आपका चार्ज टू मास रेशो भी चेंज हो जाता है। तो इन्होंने लाइटेस्ट पार्टिकल जो कि फाउंड पहले से था हाइड्रोजन, उसे यूज किया था। तो उसको यूज करने पर पता ये चला था क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास एक ऐसा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन एक है और आपका इलेक्ट्रॉन भी बाहर एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की तो पता ये चला कि आपका जो प्रोटॉन है दैट इज 1836 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ये आपके पास पूरा प्रोसेस था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है, रेडियो एक्टिविटी आपके पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप एक ऐसा एटम लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कंटिन्यूसली अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है, ऐसी इनविजिबल रेज निकालता है जो कि आपके पास हार्मफुल हैं ह्यूमंस के लिए। ये आपकी स्टडी इस पे की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। तो इन्होंने क्या किया था कि आपके पास सबसे पहले तो ये देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं ये एटम से इमिट होते हैं ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, यानी एलिमेंट चेंज करेंगे तो उनका फिनोमेना डिफरेंट होगा।
जब आपके पास इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाए, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, या इनको गर्म किया जाए, हीट किया जाए हाई टेम्परेचर पे, तो कोई नया फिनोमेना ही नजर आता था हर मटेरियल के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया मटेरियल उस वक्त लिया जिसका नाम पिच ब्लेंड इन्होंने रखा था। ज़ाहिर है उस वक्त नाम इसका डिफरेंट था, तो पिच ब्लेंड के नाम से इन्होंने मटेरियल कहा। ये इनको ऐसा एक मटेरियल मिला जो कि क्लियर इमेज बनाता था ऑफ इटसेल्फ इवन व्हेन द फोटोग्राफिक प्लेट्स वर रैप्ड एट अ थिक ब्लैक पेपर। यानी कि आप बिल्कुल लाइट खत्म कर दें, थिक ब्लैक पेपर लें और फोटोग्राफिक प्लेट को उसके ऊपर रैप कर दें। तो हेनरी बेक्वेरेल ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, तो जब देखा आपके पास ये जो मटेरियल था पिच ब्लेंड मटेरियल, इसको लेड शीट के अंदर रैप किया और इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही थी ये आपके पास रुक सकती थी। इन्होंने क्या किया, आपके इस पिच ब्लेंड मटेरियल को हीट भी किया, ठंडा भी किया, कूल भी किया, इसके बाद इसको कंप्रेस भी किया और उसके बाद इन्होंने उसकी थिन शीट्स भी बनाई। लेकिन उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया कि चाहे आप उसको हीट करें या कूल करें, उसे आप कंप्रेस करें यानी कि बिल्कुल दबा दें, या उसकी थिन शीट्स बना दें, इतना बारीक उसको कट कर दें कि वो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो इन्होंने देखा कि जो अफेक्ट है वो कुछ भी नहीं है रेडिएशंस का, आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस मटेरियल के अंदर से जो रेडिएशन निकल रही थी, चाहे आप एक बड़ा सा पत्थर लें उस मटेरियल का, चाहे आप उसकी पतली सी शीट लें, उसके अंदर से रेडिएशन निकले जा रही थी। इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था कि आप उसे गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं। तो ये जो इमिशन ऑफ चार्जेस इसके अंदर से हो रहा था ये एक यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा था। और बाद में जब इन्होंने थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो पता ये चला ये जो रेडिएशंस निकल रही थी पिच ब्लेंड में से ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसके बाद दो बहन भाई थे, पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी, या पता नहीं क्या थे, लेकिन ये इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, आपके पास लेबर लगाकर इन्होंने एक नया एलिमेंट निकाला जिसका नाम है रेडियम। रेडियम आप जानते हैं कि आपके पास ऐसा एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है। अब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका एक्सट्रीमली एक्टिव है इन गिविंग आउट इनविजिबल रेडिएशंस। ये आपकी रेडिएशंस जो निकालता है ये इनविजिबल है, और ये जो आपके अंदर से रेडिएशंस निकलने का फिनोमेना है इसे आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आपके इनविजिबल रेडिएशन कंटिन्यूसली अपने अंदर से निकालते रहते हैं उन्हें आप कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये फिनोमेना आपका कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या किया, आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उन्हें लिया। ज्यादातर लेड के बाद जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं ज्यादातर वो रेडियो एक्टिव है, नेचुरल। अब इसके बाद इन्होंने अपना रेडियम लिया, उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही थी उसे मैग्नेटिक फील्ड के सामने रख दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इमिशन। यानी कि अगर आपके पास इमिशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट कर दी। तो आपके पास जब इस तरीके से काम किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से जो रेडिएशन के अंदर से निकल के आ रही थी वो स्प्लिट हो गई तीन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ रेज के अंदर। पहली अल्फा रेज, दूसरी बीटा और तीसरी गामा रेज। तो अल्फा, बीटा, गामा रेज इन्होंने नाम रखा अपनी तीन रेज का। अब अल्फा रेज वो पॉजिटिव चार्ज रेज थी जो कि आपके रेडियम में से निकल रही थी, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज थी, और जो गामा रेज थी आपके पास न्यूट्रल रेज थी, ये अनडिफ्लेक्टेड थी। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब जो अल्फा रेज थी ये डाइवर्ट हो गई टुवर्ड्स नेगेटिव साइन, जो आपके पास बीटा रेज थी ये डाइवर्ट हो गई टुवर्ड पॉजिटिव साइन, और जो आपके पास गामा रेज थी स्ट्रेट निकल गई बिल्कुल सीधा। अभी जो तीसरी गामा रे थी ये चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें ये अनचार्ज्ड ही थी, ये आपके पास कोई चार्ज नहीं रखती है, बिल्कुल सीधा निकल जाती थी, और ये एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है जिस तरह से एक्स रेज की होती है। तो ये भी एक्स रेज से ज्यादा डेंजरस है, ये आपके पास बिल्कुल अंदर से निकल जाती है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट के। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये ब्रेक कर देते हैं अपने आप को इनटू मोर स्टेबल एलिमेंट। यानी कि आपके पास जब इन्होंने इमिशन कर दिया अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेज को तो ये स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका यूरेनियम है वो अल्फा पार्टिकल्स निकालने के बाद कन्वर्ट होने की कोशिश करता है थोरियम में, ये आपके पास एक और एलिमेंट है। इसके बाद इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे ये आपके अल्फा, बीटा और गामा रेज सेपरेट आउट हो गए। तो ये इन्होंने एक ब्लॉक ऑफ रेडियम लिया, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका ब्लॉक लिया, उसके अंदर होल किया, आपके पास एक शार्प जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही थी ये होल में से गुजरना शुरू हो गई। अब जाहिर है इसके अंदर रेडियो एक्टिव रेज हर जगह से निकल रही हैं, तो इसको शार्प करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे होल किए। अब ये जो शार्प रे जब निकल रही थी आपके पास रेडियो एक्टिव रेज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दी,
तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद आपके पास अल्फा, बीटा और गामा रेज सेपरेट आउट हो गई। ये इन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म रखी थी जिसके ऊपर आपके ऑब्जर्व किया था अल्फा, बीटा और गामा रेज की इमेज को। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। अब ये सारा कुछ करने के बाद हमने समराइज किया कि रेडिएशंस जो हैं इन तीनों रेस की ये क्या प्रॉपर्टी रखती हैं। तो अल्फा रे, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज रे है, तो अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम आपको पता है उसका न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो प्रोटॉन आपके पास 2 हैं, न्यूट्रॉन भी 2 हैं, और इलेक्ट्रॉन 2 होते अगर ये एटम होता। क्योंकि न्यूक्लियाई की बात हो रही है तो फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई हैं, इनके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये जब भी एयर में से पास आउट होंगे तो ये आयनाइज कर देंगे उस हवा को। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूसरे एटम में, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के एटम को ये निकालेगा और आयनाइज कर देगा। तो आपके पास इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है दे कैन आयनाइज द एयर। इसके अलावा ये आपके पास ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स, और इनकी रेंज बहुत थोड़ी होती है, यानी 1 से 2 सेंटीमीटर के दौरान ये रुक जाते हैं, ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं हवा के अंदर। बीटा रेज आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है 1 से 2 मीटर एयर के अंदर, और ये आपके पास स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसमें से पास हो सकते हैं। थर्ड टाइप आपके पास या थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये है गामा रेज की, कि आपके पास ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह होती हैं, जैसे कि एक्सरेज। ये आपके ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रखती हैं एक्सरेज से, और ये रेज आपके पास हो जाती हैं लेड में से 15 to 20 सेंटीमीटर तक का लेड अगर आपने रखा है तो उसके अंदर से भी ये पास हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद ये रुक सकती हैं, क्योंकि लेड एक आपका ऐसा वाहिद मटेरियल है जो रेडियो एक्टिव रेस को अपने अंदर स्टॉप कर देता है। और अगर ये गामा रे आप किसी और मैटर के अंदर, किसी और एलिमेंट के अंदर से पास कर रहे हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हाईली स्पीड में मूव कर रहे हैं ये उसको भी इजेक्ट आउट करवा देता है, निकाल देता है। तो इस रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से एक और चीज साबित हुई थी कि आपके जो एटम्स हैं दैट इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल, और जितने भी आपके पास ये इस तरह की रेज हैं, जाहिर है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और हीलियम न्यूक्लियाई इमिट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सब स्ट्रक्चर होगा आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो चीजें निकल रही हैं। तो यहाँ से रेडियो एक्टिविटी से 2 चीजें आपको मिल गई, एक तो डिस्कवरी यानी कि कंफर्मेशन हो गई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, और दूसरा ये भी कंफर्म हो गया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेडविग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने एलिमेंट्स लिए थे और उन एलिमेंट्स को यानी कि सॉलिड और गैसियस फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स लिए, उसमें रेडिएशन का इफेक्ट स्टडी किया। इन्होंने अपनी स्टडी में बेरिलियम लिया था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए थे, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। तो इन्होंने जब अपने रेडिएशंस को पेनिट्रेट करवाया था बेरिलियम के अंदर, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपके पास ये मिल के आपको कार्बन जो कि रेडियो एक्टिव बन जाता है, और आपको एक और चीज मिलती है जिसका कोई मास नहीं होता है सच, यानी कि कोई इसका प्रॉपर शेप नहीं थी, कुछ भी इनके बारे में नहीं पता था। बस इनको ये समझ आया था कि अगर कंपेयर किया जाए तो एक हाइड्रोजन एटम जितना इसके अंदर चार्ज है। जब इन्होंने कंपेयर करवाया तो ये पता चला एक हाइड्रोजन एटम जितना इसके अंदर मास मौजूद है, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इन्हें कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि हाइड्रोजन एटम जितना इसका मास है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है न्यूट्रॉन नहीं होता लेकिन प्रोटॉन होता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो बराबर होता है एक न्यूट्रॉन के मास जितना, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं होता। इन्होंने इस पार्टिकल का नाम रख दिया था न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर इनको जो चीज पता चल गई वो ये थी कि अब तक 3 चीजें हमें मिल गई, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब तक ये तीनों चीजें डिस्कवर हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमें पता था कि इनका जो चार्ज है वो आपको ये वैल्यूज याद भी रखनी है, इनका रेशो क्या है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। इसी तरीके से जो प्रोटॉन्स हैं उनका मास क्या है, उनके ऊपर क्या चार्ज है, चार्ज बिल्कुल वही सेम है जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स का मास भी बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास जितना है, थोड़ा सा ज्यादा है। एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो 1842 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमें ये सारी चीजें मिल गई। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब आपको तीनों चीजें मिल गई हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तक तीनों डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन अब बात थी कि इनको किस तरीके से स्टडी किया जाए, क्या अरेंजमेंट होगी, कि इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी एटम का।
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कहते हैं कि रिलेशन या इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द मैटर, ये आपका जो सब्सटेंस है मैटर है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, इनके दरमियान जो रिलेशन है, इसकी स्टडी को आप कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, आपके इमिशन या एब्जॉर्प्शन जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थी मैटर के ऊपर, इसको स्टडी करके हमें पता चला था कि आपके पास क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट है, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट किया था आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। ये आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, अभी हम फिलहाल इस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि आगे डिपेंड कर ही इस थ्योरी के ऊपर पूरी बात रही है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा जो हमें डिस्कस करना है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हम आगे डिस्कस करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। तो सबसे पहले प्लांक साहब ने क्या किया था, आपके एनर्जी के पैकेट्स बना दिए थे, जिसको इन्होंने क्वांटा का नाम दिया था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट एक दिया। तो इन्होंने कहा था कि आपकी जो एनर्जी है, जो भी एब्जॉर्ब या इमिट आउट हो रही है किसी भी एटम के अंदर से, ये आर्बिट्रेरी क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इन्होंने एक छोटे पैकेट्स में एनर्जी का नाम दिया, जिसको ये क्वांटा कहते थे। आर्बिट्रेरी क्वांटिटी का मतलब कंटिन्यूस, हर वक्त आपके पास ये एनर्जी देती है, एब्जॉर्ब या इवॉल्व करती रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि आपके पास छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं और ये सिर्फ तभी यूज होते हैं, तभी ये इवॉल्व यानी कि इमिट आउट या एब्जॉर्ब होते हैं जब इसकी जरूरत होती है। इन्होंने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं, बल्कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में स्टेप वाइज एनर्जी निकलती है, जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब चाहे वो आपके इमिट आउट हो रही है या आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है, डिपेंड कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको आप कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब आप ये वैल्यू याद रखेंगे, ये आपके ऊपर है। बहरहाल एनर्जी में सिर्फ यूनिट्स का फर्क है और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपसे ये कहती है कि आपके पास जो एनर्जी गेन या लॉस हो रही है, ये क्वांटाइज्ड है, ये एक पैकेट है। अब वो जो एनर्जी चेंज आ रहा है इन स्मॉल पैकेट्स, ये आपके पास h म्यू या फिर 2h या 3h म्यू, इस तरह से मल्टीपल ऑफ दिस पैकेट होगा। जब इन्होंने ये बात की, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेक्ट्रा। जिस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रा कहते क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रा क्या है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर, ये सारी की सारी आपके स्पेक्ट्रा पता होने की वजह से मिली है। यानी कि अगर हमें स्पेक्ट्रा के बारे में पता नहीं होता, तो हमें ये भी आज नहीं पता होता कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब एक फिनोमिना आपको जहन में बिठाना है कि आपके पास 3 टाइप के ट्रांसफर ऑफ हीट होती हैं, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। जो तीसरा आपका रेडिएशन है, ये हमने डिस्कस अभी पीछे भी किया। जिस तरह सनलाइट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी अपनी लूज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक एलिमेंट है, वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे वो फ्लेम से हो या इलेक्ट्रिक आर्क से हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब इमिट आउट करेगा, जाहिर है अब उसने एब्जॉर्ब कर ली, एक चीज आपके पास बहुत ज्यादा आ गई, अब आप उसको खर्च भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एकदम से बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, आप उसे खर्च करने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं ये चीज खरीद लूँ, ये चीज खरीद लूँ। तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत सारी आ गई, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कहीं इमिट आउट करने की भी कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में है, उसको सेकंड या थर्ड शेल में जाना है, वो फर्स्ट से थर्ड शेल में जाएगा, तो अपनी एनर्जी रिलीज करके जाएगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, आप क्या करते हैं, उस एनर्जी रिलीज को स्टडी करते हैं थ्रू अ प्रिज्म इन अ स्पेक्ट्रोस्कोप। तो स्पेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, ये आपके उस एनर्जी के कंपोनेंट्स अलग अलग कर देता है, वेवलेंथ्स को आपके इमेज की फॉर्म दे देता है। ये कहलाता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो आपके पास इस तरीके से एक इमेज आती है, उसे आप कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूअस, दूसरा लाइन। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके पास कोई भी इनकैंडेसेंट लाइट है, यानी कि कोई भी ऐसी लाइट जो हीट होती है, या आप सनलाइट की मिसाल ले लें, तो आप कोई भी यहाँ पर लैंप लगाते हैं, जो हीट अप होता है, उसमें से लाइट निकल रही है। आप क्या करते हैं, एक स्लिट लेते, स्लिट में आप क्या करते हैं, एक छोटा सा सुराख करते हैं। उस छोटे से सुराख में जो आपकी लाइट यहाँ स्कैटर्ड हो रही थी, वो एक सुराख से पॉइंटेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंटेड लाइट, जिस तरह एक लेजर लाइट होती है, ये आपके पास जाती है प्रिज्म में।
आप प्रिज्म रखते हैं, प्रिज्म से आपकी ये जो लाइट है ये डिस्पर्स हो जाती है, इस फिनोमेना को डिस्पर्जन भी कहते हैं, ये डिस्पर्स हो जाती है इनटू सेपरेट वेवलेंथ और आप स्क्रीन पे उसको देख रहे होते हैं डिफरेंट कलर की लाइट्स को। अब ये जो आपको कलर्स मिल रहे हैं ये आपके पास लाइट को ब्रेक करके मिल रहे हैं और ये जो आपके पास कलर है इसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली आपके पास एक लाइट थी, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर की लाइट, ये ट्रैवल करके इस पूरे प्रोसेस से स्क्रीन तक आई और स्क्रीन पे आके ब्रेकअप हो गई। तो ये जो डिफरेंट कलर्स आपको मिल रहे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये विबग्योर भी हम इसको कहते हैं, ये रेनबो कलर्स भी होते हैं, ये आपके पास कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब ये जो आपको कलर्स मिल रहे हैं ये आपके पास कोई सेपरेट प्रॉपर लाइन से नहीं होते, सारे कलर आपस में इंटरमिक्स हैं। बीच में रेड और ऑरेंज के दरमियान जो कलर है वो लाइट हो के एंड में ऑरेंज आ जाता है, फिर ऑरेंज और येलो के दरमियान जो कलर है वो लाइट हो के येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपको इस तरीके से जो व्हाइट कलर की लाइट कन्वर्ट करके मिल रही है कलर्स के अंदर, तो एक एंड में आपके पास लीस्ट डेविएटेड रेड लाइट है और दूसरे एंड में मोस्ट डेविएटेड यानी कि मैक्सिमम डेविएशन वाली वायलेट लाइट है। डेविएशन का मतलब आपके पास जो वेवलेंथ है वो चेंज हुई, फौरन आपके पास रेड लाइट मिल गई और एक डेविएशन इतनी ज्यादा हुई कि वो आपको वायलेट कलर में मिल रही है। तो आपकी जो स्पेक्ट्रम है इनकी जो लाइंस है इनके दरमियान डिमार्केशन नहीं होती, यानी कोई मार्क नहीं लगा होता, ये आपके पास सारे कलर्स आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं और इस तरह का स्पेक्ट्रम जब आपको मिलता है वो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है, सिर्फ सनलाइट से हम लाइट को ब्रेक नहीं करते, हम क्या करते हैं सॉलिड या लिक्विड बॉडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम गर्म करके इसको कन्वर्ट लाइट में कर सकते हैं। ज्यादा आपके सोडियम लैंप इस्तेमाल होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर, तो आप बेसिकली सोडियम को बहुत ज्यादा गर्म करके उसमें से लाइट जनरेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जो लाइट मिल रही है, जो कलर मिल रहा है, वो अबाउट 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग होता है। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग हमारे पास 10 की पावर -10 मीटर्स या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से आपके पास रेड लाइट जो है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और जो आपके पास लाइट सिंगल कलर की होती है यानी कि सिंगल वेवलेंथ की होती है उसे आप कहते हैं मोनोक्रोम या मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक लाइट एक कलर की, फॉर एग्जांपल आपके पास रेड कलर की लाइट है तो इट मींस क्या वो एक मोनोक्रोम लाइट है ऑफ रेड कलर, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो अबाउट 7000 डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखें, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लाइन स्पेक्ट्रम। जिस तरह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था उसी तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस ये है कि आपका जो कंटिन्यूस था उसमें डिमार्केशन लाइन नहीं थी। यहाँ पर आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम एक वक्फे के बाद आपको स्पेक्ट्रम जनरेट करके दे रहा है। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम वही है। इसमें आप क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में जिस तरह काम कर रहे थे यहाँ पर आप डिस्चार्ज ट्यूब को एज ए स्पेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं। तो बेसिकली आप उस लाइट को प्रिज्म से ही पास करवाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में जो लाइट आपके पास मिलती है एट लो प्रेशर आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करवाते हैं, तो वहां से जो आपको लाइट मिलती है उसे आप प्रिज्म से पास करवाएं। या जो आपके नियॉन लाइट्स थी, अगर आपको याद हो कि गाड़ियों के नीचे एक लाइट लगती है जो कि आपके पास अच्छा शेप देती है, अच्छा आपको नजर आता है, फील अच्छा होता है, तो बेसिकली वो नियॉन लाइट्स होती हैं, वो हर वक्त जलती रहती हैं आपके पास। इसी तरीके से एक और लाइट होती है सोडियम वेपर, जो स्ट्रीट लाइट पुराने जमाने में लगती थी वो सोडियम वेपर की होती थी। तो ये आपके पास इस तरीके से जो लाइट मिलती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसी लाइट जो डिस्चार्ज ट्यूब से निकल रही है, उसे आप प्रिज्म के अंदर भेजेंगे तो आपको एक डिस्क्रीट शार्प लाइंस मिलेंगी, जो आपके पास सिर्फ उस लाइन पे कलर नजर आ रहा होगा, वो जो लाइन आपके पास बन रही है सिर्फ वो आपको नजर आ रही है, बाकी सारा आपके पास जो बैकग्राउंड है वो डार्क होगा। तो अगर इस तरह का आपको कुछ स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और हर लाइन आपकी जो है वो डेफिनेट वेवलेंथ रखती है। फॉर एग्जांपल आपने डिस्चार्ज ट्यूब में से जो लाइट निकल रही है उसको स्लिट के थ्रू भेजा ताकि आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर एक वेवलेंथ पे आ जाए, एक प्रॉपर शेप पे आ जाए। अब ये सारी लाइट आपके पास हो रही प्रिज्म से, तो ये सारी लाइट्स अलग अलग एंगल पे जाके आपको डिस्पर्स होके मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम आ रही है, जो बीच में हिस्सा ये डार्क है और ये जो आपके पास लाइंस हैं ये सारे आपके पास स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बना के दे रही हैं। इसी तरीके से सेम काम इन्होंने किया था सोडियम वेपर लाइट के लिए। सोडियम वेपर लाइट को भी पास करवाया प्रिज्म से, तो उन्होंने देखा है कि आपके पास सीरीज ऑफ लाइन मिल रही हैं आपके इस स्पेक्ट्रम में। तो बेसिकली आपके पास जो डोमिनेंट लाइंस थी वो 2 येलो लाइंस थी आपके सोडियम वेपर लैम्प की। तो इससे क्या पता चला कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल गई आपके पास एलिमेंट की, कि सोडियम वेपर लैम्प जो होगा वो आपके पास येलो कलर की लाइट देगा।
तो एंड में हमें यहाँ से फायदा ये हुआ कि आपका जो लाइन स्पेक्ट्रा था ये बेसिकली फिंगरप्रिंट्स के तौर पे काम कर रहा था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सारे आपको फायदे यहाँ पर मिल गए। अब ये सब पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे दो चीजें सामने मिली कि एक आपके पास जो एलिमेंट है ये हमेशा सेम वेवलेंथ इमिट करेगा ऑफ रेडिएशंस, और दूसरा अंडर राइट कंडीशन आपके सर्टेन वेवलेंथ्स ही इमिट आउट होंगी बाय एन एलिमेंट। तो आपके पास यहाँ पर ये समझ आया है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, जब आपके पास एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है तो उसका एक डेफिनेट एनर्जी लेवल हमने रख दिया E1, और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो उसको हमने नाम रख दिया E2। इनके दरमियान का जो डिफरेंस आएगा वो एक्सप्लेन करेगा, जो आपकी ट्रांजिशन है वो एक्सप्लेन करेगा आपके इस स्पेक्ट्रम को, और आप जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो मिल ही इस वजह से रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रांजिशन स्टेट्स में। तो इससे ये साबित होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं एनर्जी, दे आर ऑलवेज हैविंग अ सेम वेवलेंथ। तो ये आपके पास यहाँ पर टॉपिक क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हमें ये पता चला है कि आपका न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस किस तरह का है और जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज है। अब तक हमें प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रोटॉन किस तरह अरेंज है। तो रदरफोर्ड ने हमारी आसानी ये की कि उन्होंने बता दिया कि आपके अरेंजमेंट किस तरह से है। तो रदरफोर्ड और उनके को-वर्कर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। इन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया था थिन फिल्म्स के ऊपर। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, आपके अल्फा पार्टिकल्स जो कि पोलोनियम से आपने बम्बार्डेड करवाए थे थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, उन्होंने सोने की फॉइल बनाई थी बहुत पतली, और उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करवाने की कोशिश की थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपके ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, यानी कि पास आउट हो गए। एक पार्टिकल 8000 में से एक डिफ्लेक्शन करता है जो कि बहुत ज्यादा भी होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री भी होता है, और कुछ ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल आपके पास वापस आ गए, यानी कि रिमर्ज ऑन द सेम साइड, जिस साइड से निकले उसी साइड पे वापस आ गए, मतलब कि 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। तो इस तरीके से इन्होंने जब ये सारी चीजें ऑब्जर्व की कि आपके बहुत सारे पार्टिकल इसमें से तो पास आउट हो गए, कुछ आपके पास डिफ्लेक्ट आउट हो गए, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ वापस यू टर्न करके आ गए। तो जब ये चीजें इस तरह से ऑब्जर्व की गई तो पता ये चला कि जितने भी अल्फा रेज आपके स्टैंडर्ड की थी, तो ज्यादातर आपके पास जो हिस्सा था वो न्यूक्लियस के अलावा खाली होता है। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ बेसिक्स अजम्पशंस बनाई थी, जैसे कि नंबर 1 कि आपके पास जो मास ऑफ एटम है वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस की वजह से, यानी कि जो ज्यादातर एटम का मास है वो न्यूक्लियस की वजह से। लेकिन न्यूक्लियस इटसेल्फ अगर पूरे एटम की डायमेंशन, पूरे एटम का साइज देखा जाए तो वो नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द एटम। आप पूरा एक एटम लें, उसका रेडियस निकालें तो न्यूक्लियस इतना छोटा सा बारीक सा होगा। रेडियस बड़ा है लेकिन आपके पास न्यूक्लियस का साइज छोटा है। दूसरा इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है दैट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज Ze का मतलब Z आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों सेम होते हैं, यानी कि जिसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन अगर मास निकालना है तो मास से, या चार्ज निकालना है तो चार्ज से, जो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास उसी तरीके से चार्ज, जैसे यहाँ बात की जा रही तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में यही बात की गई है कि आपके पास Z आप अगर कह रहे हैं एटॉमिक नंबर को, तो आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होने चाहिए जितने प्रोटॉन्स, यानी कि उसी के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस पे होते हैं, यानी बहुत दूर होते हैं, और अरेंज्ड होते हैं उसी तरीके से जिस तरह आपके प्रोटॉन्स अंदर मौजूद है न्यूक्लियस के, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही बाहर मौजूद है न्यूक्लियस के। और चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि आपके पास जो एटॉमिक वॉल्यूम है इसके अंदर ज्यादातर एम्प्टी स्पेसेस हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आपस में टकराने के बजाय सीधा बाहर निकल गए थे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एम्प्टी स्पेस पे रिवॉल्व होते हैं या स्पिन होते हैं। जिस तरह अर्थ आपके पास रिवॉल्व भी हो रही है और स्पिन भी हो रही है, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी रिवॉल्व भी हो रहे हैं और स्पिन भी हो रहे हैं। ये सारी अजम्पशंस के बाद रदरफोर्ड ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था जिससे पता चला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह डिफ्लेक्ट आउट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल में। तो रदरफोर्ड के बाद शेडविक साहब ने दोबारा इनके एक्सपेरिमेंट को किया और उससे ये अजम्पशंस वैलिड थी ये प्रूव कर दी। और उससे एक और चीज सामने आई कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी न्यूक्लियस का, यानी कि एटॉमिक नंबर, दैट इज नियरली हाफ ऑफ द एटॉमिक मास। तो Z जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, इट इज नियरली हाफ ऑफ द एटॉमिक मास। लेकिन इसके अलावा कुछ वीकनेसेस भी थी आपके रदरफोर्ड थ्योरी की,
जैसे कि पहली वीकनेस ये है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी आपके जो पार्टिकल हैं, रदरफोर्ड ने कहा कि जब एसिलेटेड होंगे तो आपके पास एनर्जी भी इमिट आउट करेंगे। तो अगर एनर्जी इमिट आउट करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी इमिट करेंगे अपने अंदर से कंटिन्यूसली, और अगर एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करेंगे तो ज़ाहिर एनर्जी कंटेंट भी इनका डिक्रीज होगा, और जब एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होगा तो रेडियस आपका जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा था इस तरीके तो स्पाइरल मूवमेंट वो करना शुरू कर देगा। तो जब आपके पास इस तरीके की मूवमेंट होगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका रेडियस कम होते होते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा और एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपके पास एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने स्टेटमेंट याद की भी होगी। तो आपके पास एक्चुअली में होता क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके लूज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। पीछे हमने डिस्कस किया था कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट ये अपनी एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी यहाँ से इनकी वीकनेस थी कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हर वक्त डिक्रीज कर रहा है अपनी एनर्जी, तो रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है। अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास रेडिएशंस में इंक्रीज आएगा, और रेडिएशन इंक्रीज आएगा तो ज़ाहिर है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन होगी, और अगर इस तरह से काम होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस है तो आपके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन एक्चुअल में आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो आपके पास यहाँ पर ये दो वीकनेसेस थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एग्जिस्ट नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी चीजें भी हमें करके दी, जैसे कि हमारा जो एटॉमिक मॉडल है 80% बिल्कुल सही था, 20% वीकनेसेस की वजह से इनका ये रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके बाद किसी और साइंटिस्ट ने आके इनके ही मॉडल को उठा के थोड़ा सा रिनोवेट किया और अपना मॉडल बना के पेश कर दिया। वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्स रेज या एटॉमिक नंबर। ज़ाहिर है एक्स रेज के बारे में आपने पीछे डिस्कस किया था। तो एक्स रेज आपके पास बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक फोटोग्राफिक प्लेट बनाई थी और उसके ऊपर इनविजिबल रेडिएशंस को भेजा था, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया था। वो आपके पास कहाँ से आ रही थी? कैथोड रेज ट्यूब से। तो कैथोड रे ट्यूब आपके पास जो है उसमें से इनविजिबल रेडिएशन इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अप्लाई की। तो जो आपके पास उस वक्त रेज नजर आ रही थी उस प्लेट के ऊपर, उनका नाम रख दिया एक्स रेज। ये रेज आपके पास जो साइंटिस्ट हैं उनके अपने नाम से भी पहले पहचानी जाती थी। जब आपके पास पता चला कि इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, ये पेपर, रबर और ह्यूमन फ्लैश तक पेनिट्रेट कर जाती हैं जिस तरह गैमा रेज थी, तो इसका इन्होंने जब और स्टडी किया तो पता चला ये आपके शॉर्ट वेव हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो फौरन इसको मेडिकल यूज के अंदर अप्लाई कर दिया गया। अब ये रेज कैसे जनरेट होती हैं? आपकी जो एक्स रेज हैं आपके पास एनोड और कैथोड, दोनों एनोड और कैथोड से आपके पास रेज आ रही हैं, एनोड रे और कैथोड रे। तो आपके जब ये आपस में टकराती हैं तो आपको रेडिएशंस मिलती हैं, ये रेडिएशंस कहलाती हैं एक्स रेज। ये जितनी भी एक्स रेज हैं इन्होंने बहुत अपना अहम किरदार अदा किया था इन डिफाइनिंग या डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एट सब एटॉमिक लेवल्स। तो एक्स रेज आपके पास इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी। आपके जो मूसले साहब हैं, आपने अगर पीरियोडिक टेबल याद हो आपको, तो पीरियोडिक टेबल में मूसले पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था। तो बेसिकली जो आपके मूसले साहब थे इन्होंने रदरफोर्ड की लैब में रह के ही स्टडी की थी। इन्होंने एक्स रेज को जब स्टडी किया जो कि एनोड रेज से आपके निकल के मिल रही थी, डिफरेंट मेटल्स इस्तेमाल किए थे, तो इनको पता ये चला कि वेवलेंथ जितनी भी एक्स रेज की इनको मिल रही हैं ये डिक्रीज हो रही हैं जैसे ही आप एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि आप जैसे ही बड़ा एलिमेंट लेंगे तो उसके अंदर से एक्स रे कम मिलेगी, उसकी वेवलेंथ कम मिलेगी आपको। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनको पता ये चला कि आपके पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं न्यूक्लियस के अंदर ये इंक्रीज होते हैं फ्रॉम एटम टू एटम। ये आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट भी कहलाता है। तो इन्होंने जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था इसको नाम दिया एटॉमिक नंबर का, और ये एटॉमिक नंबर आपको जब पता चल गया एलिमेंट का तो इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो इससे हमें आसानी क्या हुई, इन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल बना के दिया जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को एनहेंस करके इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर से अरेंज अगर करें तो हमारे पास आसानी हो जाएगी इस बात को समझने में कि आपके पास एटम टू एटम किस तरीके से एक्स रेज डिफर कर रही हैं। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया था। तो बेसिकली मूसले ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उस दौर में एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सब लेके चल रहे थे। तो बेसिकली आपके पास जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी ऑफ न्यूक्लियर एटम, ये आपके पास सपोर्ट कर रही थी मूसले के एक्सपेरिमेंट को।
अब कुछ समराइज हम करते हैं अब तक जो हमने यहाँ तक पढ़ा। नंबर 1, आपका जो एटम है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरा, न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होते हैं और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है दोनों की क्वांटिटी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। आपका जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस। इसके अलावा आपका जो मास है फंडामेंटल पार्टिकल्स का ऑन कार्बन 12 स्केल, ज़ाहिर एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन 12 के लिहाज से। तो एटॉमिक मास अगर आप उस कार्बन 12 के लिहाज से देखें तो मासेस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास ये कुछ इस तरीके से आते हैं। इनकी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बोहर्स थ्योरी। तो बेसिकली मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड के जो वीकनेसेस थी उनको दूर करके एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना नाम पेश किया। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो वही ऑलमोस्ट बात कर रही है जो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड की थ्योरी को मॉडिफाई करके अपनी थ्योरी बना लिया। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो वही सारी बातें कर रही हैं जो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस की। इन्होंने कहा कि आपके पास जो क्वांटम थ्योरी है इसको बेसिस बना के रखा कि आपके पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्टेन ऑर्बिट में मौजूद हैं। ये आपके पास हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशन नहीं निकालते और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं इन एनी वन ऑफ सच ऑर्बिट्स। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिट है या आपके पास के शेल है, एल शेल है, उसी शेल के अंदर रहेंगे और ये कंप्लीटली स्टेबल होंगे, उस वक्त रेडिएशन अपने अंदर से नहीं निकाल रहे होंगे। इन ऑर्बिट्स को बाद में इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स का। इसी तरीके से बोहर ने आगे की सोचते हुए कहा ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस कहा। जिस तरह से आपका सन है वो न्यूक्लियस है और जितने भी इर्द गिर्द आपके प्लैनेट्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसी तरीके से बोहर ने कहा कि आपके पास ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जो कि अराउंड द न्यूक्लियस हैं। तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर अगर मौजूद हैं तो जब तक इस ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं तब तक वो कोई एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेंगे ना अपने अंदर से इमिट आउट करेंगे, रेडिएट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इनको एब्जॉर्ब करके या इमिट आउट करके किसी दूसरी जगह पे जाना है, या तो जंप करके हायर स्टेट पे जाना है या जंप करके लोअर स्टेट में आना है, तो अगर हायर स्टेट में जाना है तो एनर्जी अपने अंदर से एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट करनी पड़ेगी और इसी तरीके से अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना है तब भी एनर्जी इनको इमिट आउट करनी पड़ेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए यानी कि जंप करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी को निकालना पड़ता है। वो एनर्जी डिफरेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास शेल फर्स्ट से वो शेल फोर्थ पे जाता है, तो फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल तक जाने के लिए जो एनर्जी इसको डिफरेंस रिक्वायर्ड है वो चेंज इन एनर्जी यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। ये हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास डेल्टा E जो है वो बेसिकली सिंपली आपका डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। आपके पास ये E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। अगर E1 से E2 जाना है तब भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी इमिट करेगा। अगर आपको E1 से E2 या E3 पे जाना है तब भी आप उसी तरीके से इमिट आउट करेंगे। या किसी भी आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाना है तो आप एनर्जी इमिट आउट करेंगे। और अगर आपको वापस आना है तब भी आप अपनी एनर्जी, ज़ाहिर है आप दूसरे शेल पे गए हैं, वहां से एनर्जी आपने गेन कर ली है, तब भी आप अपनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके फिर इमिट आउट करके वापस आएंगे। तो एनर्जी आपकी इमिट आउट होगी जब भी आप ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये आपके बोहर साहब कह रहे थे। अभी यहाँ पे कुछ डेरिवेशन इन्होंने की थी कि आपके पास, इन्होंने कहा कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो किसी मोमेंटम से करेगा। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी है और जाहिर है एक सर्कुलर ऑर्बिट इन्होंने कहा तो उसका कोई ना कोई सर्कमफेरेंस होगा 2πr। तो इन्होंने कहा कि आपका जो मोमेंटम और सर्कमफेरेंस मल्टीपल करें तो ये बराबर है आपके प्लांक्स कांस्टेंट के। तो ये बात हो रही है आपके पास mv इंटू 2πr। अब ये जो बात कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर एनी ऑर्बिट आपके पास यहाँ पर nh कहलाएगा। n रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे चल रहा है। तो सिंपली आपने क्या किया, mv इंटू 2πr का 2π नीचे भेज दिया, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। यहाँ पर आपके पास mvr ये कहलाता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से आपके पास ये बोहर थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपका एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू द h अपॉन यानी कि nh, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिटल, n इंटू h अपॉन 2π। ये आपके पास इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा।
तो ये आपके स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था किसी भी एटम के, जो बोहर ने दी थी। अब बोहर की थ्योरी और हाइड्रोजन एटम, उन्होंने हाइड्रोजन एटम से भी रिलेटेड काम किया था। अब इसकी डेरिवेशन आप कर चुके हैं तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा डिटेल में। तो सिंपली आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपके पास सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ये हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब आप इसको ड्राइव कर रहे हैं, वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इस फॉर्मूले से आ जाएगा। जब आप ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 या 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम आता है। यहाँ से आपके पास ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब ये तो बात हो रही थी जब आपके पास n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट था। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट है तो बात सारी वही है, सिर्फ आप क्या करेंगे, अपने उस रेडियस को जो कि आपका 0.53 है उसे a नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करवा देंगे n स्क्वायर से, यानी कि नंबर ऑफ जो भी ऑर्बिटल है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरीके से एक आपके पास फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसी तरीके से एनर्जी की डिटर्मिनेशन का भी सेम यही मेथड है। आपका फॉर्मूला एक यहाँ पर मौजूद है, तो फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आएगा जो कि कुछ इस तरीके से आएगा फॉर बोथ एनर्जीज E1 एंड E2। अब E1 में यहाँ पर N1 है ग्राउंड स्टेट, E2 में आपके पास N2 है एक्साइटेड स्टेट। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा डेल्टा E का, वो आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन देगा। अब ये आपके पास E2 माइनस E1 यानी कि डेल्टा E का एक्सप्रेशन ये आ गया। आपको पता है डेल्टा E बराबर है h म्यू के, आपने वैल्यू पुट की, आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आराम से निकाली जा सकती है। और इसी तरीके से अगर आपको वेव नंबर निकालना तो वेव नंबर आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर। यहाँ पर आपके पास वेव नंबर पर यूनिट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला पुट करने पर, सॉल्व करने पर आपके पास वेव नंबर का फॉर्मूला ये है, जिसमें ये जो कांस्टेंट है इसको आप करते हैं इस RH से। ये जो RH है ये रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू आपके पास ये होती है। तो किसी भी एक्सप्रेशन का आपके पास, जो किसी भी आपका एटम है उसका वेव नंबर निकालना है तो उसकी एक्सप्रेशन ये आपके पास आ गई। हाइड्रोजन के लिए आप Z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बाकी अगर कोई और एटम है तो उसके लिए Z उस लिहाज से उसका एटॉमिक नंबर पुट किया जाएगा। अच्छा, एज बीइंग अ एप्टीट्यूड स्टूडेंट ये सारी डेरिवेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। या अगर कोई MCQ इसके बीच में कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके कर रहा है तो वो एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए। पूरी डेरिवेशन एज बीइंग अ एप्टीट्यूड स्टूडेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया पिछले टॉपिक में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका सिंपल सा ये है कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस्तेमाल की गई थी। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विजिबल है, आपको जो लाइन मिल रही है ये विजिबल मिल रही है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का होता है। और ये जो आपके पास सीरीज है ये विजिबल रीजन में आती है। तो कुछ 5 साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास ये सीरीज डिस्कस की थी। तो सबसे पहले आपके पास बेलमर साहब थे जिन्होंने विजिबल रीजन के लिए काम किया था, जिसको बेलमर सीरीज का नाम देते हैं। इन्होंने क्या किया था कि आपको विजिबल रेंज जहां से शुरू होती है वो n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि आपके पास n1 इज इक्वल टू 2 और n2 2 के अलावा जो ऊपर की वैल्यूज है 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन भी डिस्कवर हुआ था, लेमन साहब ने डिस्कस किया था, जिसको लेमन सीरीज भी कहते हैं। क्योंकि लेमन सीरीज जो है वो पहले आती है, n1 इज इक्वल टू 1 है आपके पास, ये आपके पास विजिबल से पहले आते हैं रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो यहाँ पर मेरे पास बेलमर के बाद लेमन है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसको 1, 2, 3 इस तरह नंबरिंग दें तो लेमन पहले आता है फिर बेलमर आता है। तो फॉर्मूला सबका यही है, बस n1 और n2 की वैल्यू चेंज है। n2 आपके पास स्टार्ट होता है यहाँ पर 2 से। तो इसी तरीके से थर्ड आपके पास सीरीज है पेस्टन सीरीज। पेस्टन सीरीज में आपके कहा जाता है कि आपके पास इंफ्रारेड रीजन है और यहाँ पर आपके पास जो n1 है वो 3 है और n2 ये 2 है, n2 आपके पास 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज और फ्रंट सीरीज, ये 2 और सीरीज आपके पास आती हैं, दोनों इंफ्रारेड रीजन के लिए हैं। तो जर्नल एक्सप्रेशन वही है इन सबका। आपके पास ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 4 और फ्रंट सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 5। तो जर्नल एक्सप्रेशन इनका यही है। n1 आपके पास फिक्स है, n2 चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपके पास ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट आपका है बोहर थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि बोहर साहब ने बहुत ज्यादा काम किया था और हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें सब चीजें 1 के बराबर हैं। तो यूनिट के कॉन्सेप्ट को लेके हाइड्रोजन के ऊपर उन्होंने काम किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपके पास एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर
वो आपके पास लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही आप उसे हीट अप करेंगे एट लो प्रेशर, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में आपने किया था, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जंप कर जाएगा इनटू हायर एनर्जी लेवल, जिसको आप एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। अब जिस तरीके से पीछे हमने 5 सीरीज डिस्कस की, वही सारा आपके पास इस तरीके से कि आपके पास ये डायग्राम दी हुई है कि लेमन सीरीज की क्या आपके पास रेंज होती है, इसी तरीके से बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज एंड सो ऑन। ये सब आपके पास इस तरीके से बना हुआ है कि लेमन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 1 फिर 2 एंड सो ऑन ये जा सकता है, बाल्मर सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और पैशन सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, इसी तरीके से 4 एंड 5 गोज टू ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। तो ये सारा आपके पास डायग्राम के लिहाज से शो किया हुआ है, ये सब आप देखेंगे, जो पीछे हमने जिक्र किया वही सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है जिसको पढ़ने के बाद भी आप अनसर्टेनिटी का ही शिकार रहते हैं कि इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये बात क्यों बोली गई। इन्होंने कहा, एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात की कि आपके पास अगर कोई भी एटम है तो उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक वक्त में मालूम नहीं की जा सकती। तो बोहर की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसिडर किया गया था एक पार्टिकल के तौर पे। तो पार्टिकल का मोमेंटम भी होता है और पार्टिकल का कोई ना कोई पोजीशन भी होता है। इन्होंने कहा था ये आपके पास प्रिसाइजली मालूम कर सकते हैं, बोहर ने ये कहा था। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन है दे ऑल्सो बिहेव एज अ वेव, और बिहेवियर जो वेव का है ये आपके डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से आता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, यहाँ पर नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में डिटेल में बात की गई है। तो ये जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी तो वो अनक्लियर कर रही थी आपके ऑर्बिट स्ट्रक्चर को, और इस कंफ्यूजन की वजह से हाइजेनबर्ग साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि आपकी ये प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन इस प्रॉब्लम का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन ऑफ मोमेंटम और द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों को अलग अलग मालूम कर सकते हैं, दोनों को एट द सेम टाइम मालूम नहीं कर सकते, तो आप प्रिसाइजली काम यहाँ नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने बात की थी, ये इनका कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि अगर डेल्टा पी एक्स मेरे पास मोमेंटम है, तो अगर मैं इस मोमेंटम को निकालूं तो इट इज अनसर्टेन कि मैं उसी वक्त अपने डेल्टा एक्स जो कि पोजीशन को डिफाइन कर रहा है उसको निकाल लूं। तो ये इन्होंने कहा कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनका ये कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट के, यानी कि डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है प्लांक्स कांस्टेंट के। ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है। इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी सब लेवल्स। तो एनर्जी लेवल, एनर्जी सब लेवल, जैसे कि आपने पीछे पढ़े, बोहर साहब ने आपके ऑर्बिट्स जो थे, सर्कुलर ऑर्बिट्स, उसको कहा था कि ये एनर्जी लेवल्स या शेल्स हैं। शेल्स आपके पास फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या आपने बचपन में पढ़ा था के शेल, एल, एम, एन शेल्स, ये सारे शेल्स आपके पास मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2n², वेयर n रिप्रेजेंट्स 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या आपके पास एनर्जी लेवल्स। तो एक शेल यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8, एन शेल में आपके पास 18, तो एन शेल में इसी तरीके से 32 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अब ये तो आपके पास इन्होंने फॉर्मूला बना के दे दिया, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आपके पास वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन शुरू में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे होंगे। तो बचपन में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो आपके शेल के अलावा हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करते थे। अब इस टेबल में आपको बताया है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, इसको इन्होंने फर्दर कहा कि हर शेल में 4 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो हर एनर्जी लेवल्स के सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, जिसको आप डिनोट करते हैं एस, पी, डी और एफ से। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, इस तरीके से डिफ्यूज, और फंडामेंटल, ये आपके पास एस, पी, डी, एफ की एब्रिविएशन है। यहाँ पर आपके पास n इज इक्वल टू 2 अगर होगा फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स सेकेंड एनर्जी लेवल। तो सेकेंड एनर्जी लेवल के आपके सब एनर्जी लेवल्स भी पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पर डिफाइन किया गया कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो s होगा, n इज इक्वल टू 2 तो sp, n इज इक्वल टू 3 spd, इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 तो spdf। ये आपके पास सब एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स आपको हमेशा याद रखने, इसकी बुनियाद पे आगे सारे टॉपिक्स हैं।
तो चलते हैं अब ऑर्बिटल्स की तरफ। ऑर्बिटल्स हमने पीछे वैसे डिस्कस कर लिए हैं। तो ऑर्बिटल वही है आपके पास कि हर एटम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, यानी कि जो शेल्स आपके पास बने हुए, जिसके अंदर आप ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं ऑर्बिटल्स या एनर्जी शेल्स। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब ऑर्बिटल्स के बाद क्वांटम नंबर भी आता है। क्वांटम नंबर इंतहाई अहम है ताकि आप डिफाइन कर सकें अपने ऑर्बिटल्स को। तो टोटल 4 बेसिक क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें से आपके पास पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूशल या आपका सब्सिडियरी, तीसरा आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि आपका ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये आपके स्पेसिफाई करता है। ये आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। अगर n बढ़ेगा तो आपका साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी ऑर्बिटल की। सेकंड आपके पास है एजीम्यूशल या आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल l से। ये बताता है कि आपके पास शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने के लिए अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका फॉर्मूला होता है n-1। l की वैल्यू 0 इसका मतलब n = 1 है, तो n-1 = 0। ये 0 से लेके n-1 वैल्यू तक होता है। अगर l = 0 है तो इसका मतलब आपका s ऑर्बिटल है, l = 1 तो p ऑर्बिटल, 2 तो d और इसी तरीके से 3 तो f ऑर्बिटल। ये आपके पास s ऑर्बिटल, p, d और f की शेप बताता है। थर्ड आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। इसकी वैल्यू होती है -l से लेके +l तक, यानी कि अगर l = 1 है तो -1 0 फिर +1, l = 2 है -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन। चौथा आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर। इसके अंदर आपको कहा जाता है कि आपके पास किसी भी एटम के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो +12 या -12। ये आपके पास स्पेसिफाई कर रहा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अब ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर आ गए। इसमें से आपको ये चारों अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि आपके किसी भी एटम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं तो आपके पास कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं रख सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 3 सेट तो सेम रख सकते हैं, यानी कि 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा हमेशा डिफर करेगा। तो ये आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बुनियाद पर आगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस टेबल को थोड़ा सा समझते हैं। इस टेबल में आपके पास एनर्जी लेवल n, आपके पास पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है 1 2 3 एंड 4। जब आप इसमें बात कर रहे हैं अपने सब्सिडियरी या एजीम्यूशल क्वांटम नंबर की, यानी कि l की, तो आपके पास जब n = 1 तो n-1 0, 2 तो n-1 आपके पास 1 तो 0 और 1, इसी तरीके से 3 है n तो n-1 2, तो आपके पास 1 2 और 0, इसी तरीके से n = 4 तो 0 1 2 एंड 3। अब जब आपके ये चीजें समझ आ गई तो नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपके पास यहाँ पर 0 है तो m भी 0 होगा, l अगर 1 है तो 1 0 1। ये 0 1 0 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। यहाँ पर m = 0 यानी एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपके पास 0 एक ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल्स, तो आपके पास 1s और 3p, इसी तरीके से 1s 3p 5d और यहाँ पर 7f। ये आपके पास इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम आ सकते हैं वो आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो s2, यहाँ पर 1s में s2 और 3p में p6। आपके पास p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d में 10 और f में 14। तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर 2 8 18 और 32 आ गए। ये सारी बातें यहाँ पर इस तरीके से लिखी हैं, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर हम बात करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में जिस तरह हमने ऑर्बिटल्स पढ़े s p d और f, तो s ऑर्बिटल से अगर स्टार्ट करें तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं। जिस तरह एक बॉल है, जिस तरह एक स्फीयर होता है, उसी तरीके से इनकी भी शेप होती है। s ऑर्बिटल्स आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसके न्यूक्लियस सेंटर में होता है, यानी कि आपके पास ये न्यूक्लियस के सेंटर में पाए जाते हैं। और अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप होती है, यानी कि एक तरह से ये 3 एक्सिस में अगर हम देखते हैं x y और z एक्सिस, तो ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है, जो कि हम स्पेस अगर बात कर रहे हैं, स्पेस का मतलब 3 प्लेनर एक्सिस x y और z एक्सिस। इनके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन हम आगे डिस्कस करेंगे आपके p ऑर्बिटल में।
तो पी ऑर्बिटल आपके पास डंबल शेप कहलाते हैं, ये डंबल की तरह होते हैं। अगर आपने कभी एक्सरसाइज की हो तो आपको पता होगा डंबल होता क्या है। तो आपके पास डंबल शेप होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल में, और ये तीनों एक्सेस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई और जेड एक्सेस में आपके पास ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ये आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहलाते हैं ऑफ इक्वल एनर्जी। इनकी एनर्जी इक्वल होती है, यानी कि आपके पास ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। जब आप इनको कंबाइन करेंगे पी एक्स वाई और पी जेड ऑर्बिटल, तो वो कुछ इस तरीके की शेप आपको नजर आएगी। इस चैप्टर में हम सिर्फ पी और एस ऑर्बिटल को ही डिस्कस करेंगे। हम आपके डी और एफ ऑर्बिटल को डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। तो आपकी जो पी ऑर्बिटल है इसके पास दो लोब्स होते हैं। दो लूप्स का मतलब एक लूप ये, दूसरा ये। इसमें ये जो आपके पास ये हिस्सा है ये कहलाता है नोडल प्लेन। अब एक लोब को आप पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बिल्कुल लाइक अ पियर, तो पियर यानी कि नाशपाती आपने अगर देखी हो तो बिल्कुल उसकी तरह आपको ये नजर आता है। और आपके पास जो इसकी इमेज बनती है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लोब टू सेकंड लोब, यानी कि पॉजिटिव लोब से नेगेटिव लोब पे ये जा सकते हैं। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल करेगा, जाहिर है वो इस पाथ से फ्लो होते हुए जाएगा। तो ये जो आपके पास नोडल प्लेन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हो सकता है किसी वक्त, लेकिन दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये ट्रैवल इस डायरेक्शन से कर सकते हैं। तो ये था आपके पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें से हमने दो ऑर्बिटल्स डिस्कस किए, डी और एफ ऑर्बिटल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके लेवल पे अभी उसको डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपके पास उसी तरीके से जिस तरह पीछे चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, चार बेसिक क्वांटम नंबर थे, उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास चार रूल्स हैं। पहला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा ऑफ-बो प्रिंसिपल, तीसरा n+l रूल और चौथा हुंड्स रूल। ये आपके पास चार बेसिक रूल्स हैं जिसकी बुनियाद पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल, ज़ाहिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल आपके पास कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड टू द ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन सीक्वेंस। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों आपके पास एक ऑर्बिटल में आएंगे, तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होगा उसमें वो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यानी कि पीछे आपने जैसे पढ़ा कि आपके पास 1s 2s, यानी कि n रिप्रेजेंट 1 2 3 4, s आपके पास जिस तरह s p d और f ऑर्बिटल है उसी तरीके से s ऑर्बिटल है, और उसकी जो पावर है जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है कि 1s1, तो इट रिप्रेजेंट के इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल, आपके पास ऑफ-बो का मतलब जर्मन में होता है बिल्डिंग अप। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे पहले फिल होंगे, फिर उसके बाद जो हायर एनर्जी, और इस तरह करते करते जो हाईएस्ट एनर्जी है तब तक इलेक्ट्रॉन असेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे। अब फर्ज करते हैं किसी एटम के पास एटॉमिक नंबर z है, यानी कि z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो वो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक फिल नहीं होंगे जब तक वो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप सारे के सारे ऑर्बिटल्स में फिल ना करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हाइड्रोजन से लेके बोरॉन तक। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए 1s1, हीलियम के पास 2 1s2, इसी तरीके से लिथियम 1s2 और फिर 2s1, बेरिलियम आपके पास 1s2 2s2, इसी तरीके से बोरॉन के ऊपर बात करें तो p ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाता है p1। और आगे जब आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते रहेंगे तो इसके लिए एक बेसिक सा यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, इसको आपने याद रखना है कि ऑर्बिटल आप किस तरीके से फिल करते हैं। नंबर 1 आपके पास यहाँ पर इस तरीके की अरेंजमेंट लिखते हैं कि आप 1s 2s 3s अप टिल 7s, फिर आप 2p 3p 4p एंड सो ऑन। ये आप एक ट्राइंगल इस तरह का बनाते हैं और फिर अब आप उनमें एक एरो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अब इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि 1s फिर 2s फिर 2p, अब 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d नहीं है 4s है, 4s के बाद 3d है, फिर 4p 5s, अब 5s के बाद 4d, फिर 5p 6s, अब 6s के बाद 4f फिल होगा एंड सो ऑन, आपके पास 5d 6p एंड 7s। ये तरीकेकार है आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल करने का। यहाँ पर यही चीज इसी तरीके से बताई हुई है। तो ये टेबल आपको पूरा याद करना है। अगर ये आप इस तरीके से अरेंजमेंट याद कर लेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान हो जाएगी। अब ये जो मैंने आपसे बात की, ये आपके पास पहले जो है वो 3s फिल होगा, फिर 3p, फिर 4s। 4s के बजाय आप 3d भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये बात हमें बताई जाती है n+l रूल से कि ऐसा क्यों है। तो n+l रूल कहता है कि आपके पास n यानी कि जो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल है और l आपने याद है आपको अगर, तो l आपका कहलाता है एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि आपके पास प्रिंसिपल और एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर क्या है।
अब जिसका क्वांटम नंबर यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो लोएस्ट वैल्यू आएगी उसमें आपका इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिसमें आपके पास वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपके पास बाद में इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला गया है कि 4s आपके पास पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा। तो अगर 3d ऑर्बिटल के हिसाब से देखा जाए तो n इज इक्वल टू 3 है, d का मतलब l इज इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों का सम आप लें तो आपके पास 3 + 2 5 आएगा। तो n + l यहाँ पर 5 है, और इसी तरीके से 4s को देखें तो 4s में n इज इक्वल टू 4 है और l इज इक्वल टू 0, इन दोनों का n + l करें तो आंसर 4 आएगा। इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी स्टेट लो है, ये लोअर वैल्यू रखता है और आपके पास ये हायर वैल्यू रखता है, इसलिए पहले लोअर शेल में फिल होगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास 4p ऑर्बिटल है और 5s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल में n इज इक्वल टू 4p यानी कि l इज इक्वल टू 1 है, तो 4 + 1 5, और 5s में n इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ पर भी 5 आंसर है। तो क्योंकि 4p की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 5s, इसलिए पहले 4p फिल होगा फिर 5s फिल होगा। तो इस n + l रूल के मुताबिक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ख्याल रखते हैं कि पहले आपके ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। नेक्स्ट आपके पास है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल आपके पास थर्ड रूल ये कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, यानी कि आपके पास जो ऑर्बिटल है विच आर डीजनरेटेड, जिनके अंदर इक्वल एनर्जी है जैसे कि p, d और f, ये आपके पास किस तरीके से फिलअप होना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हुंड रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, सबसे पहले जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सिंगल अंदर जाना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक p ऑर्बिटल है जिसमें px, py और pz है, तो px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके ऑर्बिटल के अंदर सिंगल आना पसंद करेंगे, सिंगली ऑर्बिटल्स ये कहलाएंगे। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तब ये जाके डबल होना शुरू करेंगे, यानी कि आपके पास तब जाके पेयर में ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहला आपके पास जो इसमें रूल है हुंड्स रूल में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अवॉइड करेंगे सेम ऑर्बिटल में जाना, यानी कि आपके पास अगर p ऑर्बिटल है px, py, pz, तो दोनों px में नहीं आएंगे, py में एक जाएगा, pz में एक जाएगा। और दोनों आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन वो पहले सिंगली फिल होना पसंद करेंगे और बाद में पेयर बना के ये अंदर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड अप होंगे तो इनकी जो स्पिन होगी यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो सेम होगा और पैरेलल होंगे। इनकी स्पिन सारी अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो सबकी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, पैरेलल होगी, या अगर क्लॉकवाइज है तब भी ये स्पिन इनकी पैरेलल होगी, सबकी क्लॉकवाइज ही आपकी स्पिन होगी। तो ये आपका हुंड्स रूल था जिसमें 2 बातें आपको पता चल गई। अब यहाँ पर आपको किताब में एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर 11 एलिमेंट्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए कि आपके पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ये आप खुद देखेंगे। बस यहाँ पर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 1s2 फिर 2s2, अब 3 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल px, py, pz में फिल होगा, बजाय इसके कि ये 2px2 होता है, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर एक और इधर 0 हो जाते, ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पर एक एक करके पहले फिल होगा, उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये टेबल आपने आगे खुद इसको देखना है। अब जो हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर समराइज की हैं आपकी किताब में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपसे कहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं किसी भी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में वो n² के बराबर है, यानी कि आपके k, l, m, n में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 1, 4, 9 और 16 ऑर्बिटल्स के अंदर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के शेल में 1 है, यानी कि l में 4, m में 9 और n में 16 ऑर्बिटल्स हैं। दूसरा आपके पास पॉली प्रिंसिपल कहता है कि आपके एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं आ सकते। सेकंड पॉइंट आपका है पॉली प्रिंसिपल, इसमें ये कहा है कि आपके पास कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में स्पेसिफिक हो जाएंगे और वो एक फॉर्मूला है 2n², उसके मुताबिक होंगे। तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा है, आप इस पॉइंट को पढ़ लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट आपका है, यहाँ पर आपसे कहा है कि जितने भी सब लेवल्स हैं, जितने भी एनर्जी लेवल्स के, उन्हें n से रिप्रेजेंट किया गया और ये जो n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब फॉर एग्जांपल n = 2 है तो उनके 2 सब एनर्जी लेवल्स होंगे। तो ये आपके पास डी पॉइंट था। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जितने भी हैं ये सारे आप एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि जो बातें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वही सब यहाँ पर इन्होंने समराइज किया हुआ। थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया।
आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है कि आपके पास एक एटम है, उसका रेडियस निकालना है आपने। तो कभी भी आपका जो एक एटम है, सिंगल एटम, उसका रेडियस नहीं निकाला जाता। आप क्या करते हैं, सेम उस जैसा एक और एटम लेते हैं, उन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है डिस्टेंस। क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस तो ये रहा, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आप क्या करते हैं, दो एटम यानी कि दो सिमिलर एटम जिसको डायटोमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, क्लोरीन टू क्लोरीन एंड सो ऑन, इन सारे एटम्स का आपस में हम रिएक्शन करवा के मॉलिक्यूल बनाते हैं और इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं ट्वाइस ऑफ आर। तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस मिला उसको हाफ कर लें, दैट इज नोन एज योर एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस क्यों जरूरी है हमारे पास, ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि आपका एटम का साइज क्या है। ये कहाँ से मालूम किया जाता है, ये आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट से या एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेजरमेंट के थ्रू आप ये न्यूक्लियाई का रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कार्बन बॉन्ड है, कार्बन आपका जो डायमंड बना रहा है, उसका डिस्टेंस बिटवीन कार्बन टू कार्बन 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मतलब कार्बन का रेडियस 0.77, उसका हाफ कर दें डिग्री एंगस्ट्रॉम होगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, सेम वही काम हो रहा है। और दूसरा एटॉमिक रेडियस के अलावा एक और होता है आयनिक रेडियस या आयनिक साइज, आपके पास वो चेंज हो जाता है आयंस के लिए। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात तो आपकी हो गई जब आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तब क्या करेंगे, जब आपके पास हेट्रोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, यानी कि आपके एलिमेंट सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल HCl, तो इसमें आपको अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हैं, इसमें रेडियस निकालना हो तो क्या करते हैं, आप एक को रेडियस ऑफ ए का नाम देते हैं और दूसरे को रेडियस ऑफ बी का नाम देते हैं। अब अगर आपको इनमें से किसी भी एक का रेडियस पता हो तो आप उसमें से दूसरे का रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल ट्वाइस ऑफ आर तो मिल जाएगा। अब ये एटॉमिक रेडियस निकालने का ज़रूरत क्या थी, या हमें क्यों इसमें से जो है एटॉमिक रेडियस है, ये वजह उसकी है कि आपके पास ये प्रिडिक्ट करता है केमिकल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस कंबाइन करता है क्लोरीन से तो PCl5 बना के देता है, लेकिन आपके पास जो क्लोरीन है उसकी जगह आयोडीन आ जाए तो PI5 कभी नहीं बनता। वजह उसकी है कि आपके पास जो आयोडीन है वो बहुत बड़ा एटम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये आपके पास इस तरीके से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई जा सकती हैं अगर आपको एटॉमिक रेडियस पता चल जाए। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें एटॉमिक साइज और आयनिक साइज गिवन है। ये सब आपको वैसे ही पढ़ लें तो अच्छी बात है, याद करने की जरूरत नहीं। कुछ इसमें से हैं पूछे जाता है, वो आपको इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगे तो देख लें, अदरवाइज ये एग्जाम में MCQs में तो बिल्कुल नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। तो जिस तरीके से हमारा एटॉमिक रेडियस था उसी तरीके से आयनिक रेडियस है, बस फर्क क्या है कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन या तो निकालते हैं या ऐड करवाते हैं तो वो आयन बन जाता है आपका एटम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो सोडियम के पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, K शेल, L शेल और M शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जाहिर है अब आपका साइज छोटा हो गया। अब आपका जो एटम का साइज है वो छोटा हो गया, और क्योंकि न्यूक्लियस के पास एनर्जी ज़्यादा है, न्यूक्लियस इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अपनी एनर्जी इस पर खर्च कर रहा था, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, तो और एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ऐड करवाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने अपने पास ऐड कर लिया, तो अब उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। आपके पास फोर्स क्योंकि क्लोरीन की कम हो जाती है तो वो अपना साइज बड़ा कर लेगा। तो आगे ये एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपली जब भी आप अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं, जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ऐड करवाते हैं तो आपके पास वो एटम के बजाय आयन कहलाता है, और जब आप उसका रेडियस निकालेंगे तो वो कहलाएगा आयनिक रेडियस। अब ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड या रिमूव करवाए। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा ऐड करवाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा जो है वो फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और जितने ज़्यादा रिमूव करवाएंगे आपका एटॉमिक रेडियस यानी कि आयनिक रेडियस वो कम से कम होता जाएगा। अब एटॉमिक रेडियस जिस तरीके से आपके पास मालूम किया जाता था उसी तरीके से आयनिक रेडियस एक्स-रे एनालिसिस से मालूम किया जाता है, या एक और तरीका है आप अपने आयंस को पैक टुगेदर कर दें तो इस तरीके से भी आप आयनिक रेडियस निकाल सकते हैं। अब जो मोनोएटॉमिक आयन होते हैं वो आपके पास, जैसे कि सोडियम एक मोनोएटॉमिक आयन है, ये ज़्यादा स्फेरिकल होते हैं और इनका जो रेडियस है वो पैकिंग इन क्रिस्टल के अंदर पैक हुए होते हैं, वहाँ से निकाला आराम से जा सकता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब आप यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि आपका आयनिक रेडियस है सोडियम का, जब आपका सोडियम था एटम तो उसका ये स्ट्रक्चर था, ये रेडियस था, जब वो आयन बन गया तो इसका रेडियस कम हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन जब वो एटम था इसका रेडियस ये था, और जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये अपना साइज बड़ा कर गया और इसका चेंज हो गया एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस से रिलेटेड ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास अगर इस तरीके के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एक ही आपके पास पीरियड में आ रहे हैं, तो क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, ये एक निकालेगा, ये दो, ये तीन, तो एंड में जब आयन बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों के पास सेम हो जाएंगे। तो जब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया, लेकिन दोनों का जो रेडियस आयनिक रेडियस में आपके पास फर्क आ रहा है, इसका आयनिक रेडियस ज्यादा है फिर इसका कम, और इस तरह से कम होता चलता जा रहा है। तो अलोंग द पीरियड आपका जो आयनिक रेडियस है अलोंग द पीरियड ये चेंज होता है, यानी कि ये डिक्रीज होता जाता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया कि जो तीन आपके एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाती है तो वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन जो कि लीस्ट स्ट्रांगली बाउंडेड है, यानी कि इतना उसके ऊपर ताकत नहीं है किसी भी न्यूक्लियस की, लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक बाउंडेड होता है ये, फ्रॉम अ नेचुरल गैसियस एटम। तो वो आपके पास गैसियस एटम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे आप कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। लाजमी नहीं एटम हो, आयन और मॉलिक्यूल के लिए भी ये काम हो सकता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी एनर्जी आप उसको देंगे वो आपके पास कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहलाता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रॉन निकालने तो सेकंड, तीन निकालने तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बेसिकली ये आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल सिंपली मालूम किया जा सकता है कि कितनी एनर्जी आप दे रहे हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से कितनी आपके पास वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस वगैरह जनरेट हो रही है, तो उससे पता चल जाता है कि आपने जितना अमाउंट ऑफ करंट दिया या जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की या जितनी एनर्जी दी उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल आए। तो इस तरीके से आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल निकाला जा सकता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है जैसे जैसे आप डाउन द एलिमेंट जाएंगे यानी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे साइज बढ़ता जाएगा आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल कम से कम चाहिए। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो आपके जब साइज कम था तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं तो कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे कि यहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड, तो आपके पास अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपके पास कम एनर्जी है, सेकंड या थर्ड निकालेंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये पूरा टेबल है जिसके अंदर ये एनर्जीज डिस्कस की गई है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज सिंपली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन, यानी कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं मेटल में से टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, तो इस एबिलिटी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली अगर डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब ये द एनर्जी चेंज, वो एनर्जी चेंज जो आपको चाहिए टू गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, यानी कि आप अपने किसी भी गैसियस एटम जो न्यूट्रल है उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब भी आप ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाएंगे तो इस तरह के रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या जो चेंज आता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो आपका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, लेकिन लाजमी नहीं है, कभी कभार पॉजिटिव साइन के साथ भी ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टीज आप खुद पढ़ लेंगे, इतना कुछ यहाँ पर डिटेल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस टेबल पे ऊपर मैं अब बात करूंगा, यहाँ पर कुछ जगहों पर पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू भी है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक वैल्यूज हैं, इनके अंदर एंडोथर्मिक चेंज आया है। जितने भी नेगेटिव हैं इसका मतलब इनके अंदर एक्सोथर्मिक चेंज आया है। तो यहाँ पर ये इतनी सी चीज आपको डिस्कस करनी थी। इस पैराग्राफ में थोड़ी डिटेल में वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने अभी बताई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास वो एबिलिटी है, वो टेंडेंसी है या पावर ऑफ एन एटम है टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आपके पास वो एबिलिटी, वो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब आपने दो टाइप्स के बॉन्ड पढ़े थे, एक कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डिफाइन करता है कि आपका किस टाइप का बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बताई हुई है। यहाँ से एक चीज नजर ये आती है कि अलोंग द पीरियड आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4 विच इज द हाईएस्ट वन। आपके पास ये पूरा टेबल है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करना है कि आपके पास टोटल 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इससे ज्यादा होगी तो इसका मतलब आयनिक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, और अगर इससे कम होगी तो इसका मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड भी दो टाइप्स के होते हैं आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्ड हम दो टाइप्स के देखते हैं, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, दूसरे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अब पोलर बॉन्ड उन बॉन्ड्स को कहते हैं, उन कोवलेंट बॉन्ड्स को कहते हैं जिनके अंदर पोल्स होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियली सही, लेकिन आपके पास पोल्स होते हैं। और नॉन पोलर उन बॉन्ड्स को कहते हैं जो सेम सिमिलर आइटम्स के दरमियान बनते हैं, जिनके दरमियान कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन या नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ये आपके पास इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पे बनता है, और इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को आप कहते हैं नॉन पोलर। और अगर इसके अलावा कोई और होता, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता, HCl होता, या और कोई आपके पास रिएक्शन होकर आपको नया मॉलिक्यूल मिलता, तो इस टाइप के बॉन्ड को आप कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके दरमियान पोल्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो कि लेस इंपॉर्टेंट हो। इंतहाई अहम चैप्टर है, मुझे बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी है, और जाहिर है आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी मेहनत लगेगी। उम्मीद है आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो उस टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा पीछे जाके देखें, दोबारा से इसको सुनें, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।